अभी हिंदू कोड बिल के लागू होने में लगातार होती हीला हवाली के चलते नेहरू की हुकूमत से नाराज हो अंबेडकर को इस्तीफा दिए हुए महज 1 बरस हुआ था जब बरस 1952 में दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में वकील विघ्नहरण सिंह के घर जन्म हुआ था उनके बेटे रमन का। बचपन के दिनों से ही रमन की छवि एक सीधे साधे सरल, हर वक्त किताब कापी में ही मन लगाने वाले पढ़ाकू लड़के की थी। शायद यही वजह थी कि रमन ने महज 19 बरस की उम्र में स्टेट पीएमटी में एमबीबीएस की परीक्षा पास कर समूचे सूबे के शैक्षणिक विश्लेषकों में खलबली मचा के रख दी थी। मगर जब एमबीबीएस की परीक्षा पास करने के बाद महज 19 बरस के रमन एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में दाखिला कराने के लिए कॉलेज में पहुंचे तो उन्हें उनकी इस उपलब्धि पर खुशी से ज़्यादा गुस्सा और अफसोस होने लगा, क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसरों ने कॉलेज के पुराने नियमों का हवाला देते हुए रमन को यह कहकर कॉलेज प्रांगण से बैरंग वापस कर दिया कि एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की न्यूनतम उम्र 21 बरस है, इसीलिए तुमने भलभी से 19 बरस की उम्र में प्रवेश परीक्षा पास कर ली हो, लेकिन तुम्हारा एमबीबीएस में दाखिला नहीं हो सकता है। हाँ, चाहो तो बगल में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहां से आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर आयुर्वेद के डॉक्टर बन सकते हो, वहां ये अर्हता नहीं है। और इस तरह महज 22 साल की उम्र में कवर्धा जैसे एक पिछड़े आदिवासी इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का रमन बन गया आयुर्वेद का डॉक्टर रमन सिंह। सियासत से पहला साबका रमन का पड़ाव 25 जून 1975 के रोज, जब देश में आपातकाल लगने के बाद नए सिरे से बदली सी फिजाओं में अचानक से हर वक्त महज क्लिनिक में आने वाले मरीजों पर ही आकृष्ट रहने वाला रमन का ध्यान सरकार, सत्ता और सियासत में इस कदर रमड़ने लगा कि इससे बेचैन हो 1976 आते आते रमन ने भारतीय जनसंघ की कवर्धा कार्यकारिणी की सदस्यता ले अपनी सियासी पारी का आगाज कर दिया। मगर ऐसा नहीं था कि अपनी जिंदगी की इस नई पारी के आगाज के लिए रमन ने अपनी डॉक्टरी की पुरानी पारी स्थगित कर दी थी। हाँ, लोगों ने कहा था कि तुम्हारी ये छोटी सी क्लिनिक तुम्हारे सियासत की ओर बढ़ते कदमों में बेड़ियां बन जाएंगी, इसीलिए अभी ही इसे बंद कर दो। मगर रमन ने तय किया था कि वो अपनी इसी क्लिनिक को सियासत में ऊपर उठने की सीढ़ी बना लेंगे। रमन ने 1976 में जनसंघ की सदस्यता लेने के बाद आस पड़ोस के इलाके में अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी इस क्लिनिक पर हफ्ते में शनिवार के रोज एक मुफ्त चिकित्सा कैंप लगवाना शुरू कर दिया। चूंकि कवर्धा और उसके आस पड़ोस के इलाके में आदिवासी और गरीब जनता की तादाद बहुत ज्यादा थी, लिहाजा इस मुफ्त चिकित्सा कैंप ने जल्द ही रमन को आस पड़ोस के इलाके में सनीचर डॉक्टर के नाम से मशहूर कर दिया। और उनकी इसी मशहूरियत को ध्यान में रखते हुए 1980 के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने रमन को कवर्धा के शीतला नगर वार्ड से पार्षदी का टिकट दे दिया और रमन वो पार्षदी का चुनाव जीतकर शीतला नगर वार्ड से सभासद बन गए 1980 में। इसके बाद रमन के सियासी सफरनामे का अगला बड़ा पड़ाव आता है बरस 1984-85 में, जब लगातार संगठन में बढ़ती सक्रियता को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रमन को मध्य प्रदेश भाजपा के बस्तर संभाग का महासचिव नियुक्त किया, जिस पद के चलते ही जब बरस 1990 में मध्य प्रदेश भाजपा के सबसे दिग्गज और हैवीवेट माने जाने वाले सुंदरलाल पटवा ने बस्तर से लेकर झबुआ तक की वो ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली, तब उस ऐतिहासिक पदयात्रा के संचालन का जिम्मा भी रमन को ही दिया गया, जो जिम्मा रमन ने इतना बखूबी निभाया कि रमन पर प्रसन्नचित्त पटवा ने रमन को 1990 के विधानसभा चुनावों में सभासदी से निकाल सीधा विधायकी का टिकट दे दिया, वो भी उनकी उसी कवर्धा सीट से जिस कवर्धा के लोगों ने गलियों में चड्ढी पहनकर खेलते रमन से लेकर सनीचर डॉक्टर के नाम से आस पड़ोस के इलाके में शोहरत हासिल कर लेने वाले रमन तलक का सफरनामा अपनी आंखों से देखा था। लिहाजा जब रमन ने
1990 के विधानसभा चुनाव में गलियों में घूम घूम कर अपनी उन्हीं पुरानी यादों के सहारे आने वाले समय के सपने कवर्धा के लोगों की आंखों में बुने, तो कवर्धा के लोगों ने बिना चूं किए 1990 के विधानसभा चुनावों में एक सभासद रमन सिंह को अपना विधायक बनाकर मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर भेज दिया। इसके बाद रमन सिंह की जिंदगी में अगला बड़ा मोड़ आता है बरस 1993 में, जब 6 दिसंबर 1992 के रोज बाबरी विध्वंस के बाद देश में लगातार बर्खास्त होती भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सिलसिले में पटवा सरकार को भी बर्खास्त किया गया और नए सिरे से 1993 के विधानसभा चुनाव हुए, जिन चुनावों में मध्य प्रदेश भाजपा की ऐतिहासिक बुरी गत हुई। पटवा खुद अपना चुनाव हार गए, मगर ये रमन थे जिन्होंने इन चुनावों में भी अपनी कवर्धा विधानसभा सीट पर भाजपा का परचम लहराए रखा, जिसके चलते ही अब तलक महज मध्य प्रदेश भाजपा के बस्तर झाबुआ संभाग तलक गूंजने वाले रमन के नाम की धूम पहली दफा समूची मध्य प्रदेश भाजपा में हुई, मगर जल्द ही वो धूम धुआं बनकर हवा में उड़ गई जब बरस 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विद्या भैया ने रमन की अपनी कवर्धा की जनता की आंखों पर ऐसी चुनावी विद्या का मंत्र मारा कि बीते 10 बरस से रमन की मुट्ठी में कैद रहने वाली कवर्धा विधानसभा सीट रमन की मुट्ठी से मानो किसी रेत की तरह फिसल गई। लोगों ने कहा यह रमन के सियासी करियर का दी एंड है, क्योंकि एक तो वैसे भी रमन का स्वभाव एक सीधे साधे सरल सौम्य नेता का है। उनका अपना कोई मध्य प्रदेश भाजपा में गुट नहीं है, उनका कोई नाम लेवा नहीं है और उनके सर पर वरद हस्त रखने वाले पटवा का पावर भी अब चल ही बसा है। ऐसे में रमन के लिए इस विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद अब सियासी संभावनाओं के कपाट लगभग बंद ही हो चुके हैं। यहां तक कि रमन ने भी अपनी सियासी पारी को फिलहाल बैक ट्रैक पर डालकर अपनी डॉक्टरी वाली क्लिनिक पर ज्यादा फोकस देना शुरू कर दिया था, मगर तभी एक रोज शाम के 5-6 बजे बजती है रमन के दरवाजे की घंटी। ट्रेन ट्रेन रमन दरवाजा खोलते हैं, सामने खड़े होते हैं लखी चंद अग्रवाल, जो रमन के शुरुआती सियासत के दिनों के मेंटोर हुआ करते थे। खुद भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊंचा मकाम नहीं हासिल कर सके थे, मगर सियासत की समझ बड़ी गहरी रखते थे। उन्होंने उस दिन रमन को इत्तला दी। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली आला कमान 1999 के लोकसभा चुनावों के लिए राजनांदगांव लोकसभा सीट से मोतीलाल वोरा के खिलाफ एक योग्य प्रत्याशी की तलाश में जुटा हुआ है, मगर उसे कोई भी प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, क्योंकि भाजपा का कोई भी नेता मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज कांग्रेसी हैवीवेट के सामने चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वोरा के सामने चुनाव लड़ने का मतलब है सियासी खुदकुशी, यानी पराजय तय है। ऐसे में तुम्हें भाजपा के दिल्ली आला कमान के सामने जाकर वोरा के सामने चुनाव लड़ने को लेकर अपनी सहमति देनी चाहिए, ऐसा लखी चंद अग्रवाल ने उस रात रमन सिंह से कहा। जाहिराना तौर से लखी चंद अग्रवाल के मुंह से ऐसी बातें सुन रमन सिंह ने बड़े अचरज भरे भाव से उनकी ओर देखकर कहा कि जब कोई नहीं हाँ कर रहा है तो मैं ही क्यों करूं। तब लखी चंद अग्रवाल ने रमन की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा कभी कभी जिंदगी में 4 कदम बात की छलांग लगाने के लिए वो करना पड़ता है जो बाकी नहीं कर रहे हैं। उस रात रमन ने लखी चंद अग्रवाल की बात मानी और अगली सुबह सीधा दिल्ली जाकर अटल आडवाणी वाले भाजपा के आला कमान के सामने मोतीलाल वोरा के सामने चुनाव लड़ने के लिए अपनी हामी भर दी। यह पहली दफा था जब अटल आडवाणी की निगाहों में रमन सिंह नाम का ये अनजाना सा नाम चमका था अपनी जीवटता के चलते, और शायद अपनी उसी जीवटता के चलते जब रमन ने 1999 के लोकसभा चुनाव में दिग्गज हैवीवेट मोतीलाल वोरा के सामने राजनांदगांव के लोकसभा रण में अपना फेटा बांधा, तो देखते ही देखते समूचे राजनांदगांव की सियासी फिजाएं इस कदर बदलने लगी कि जब चुनावी नतीजे आए तो रमन सिंह ने दिग्गज हैवीवेट मोतीलाल वोरा को 28,000 वोटों से हराकर देश के बड़े से बड़े सियासी पंडितों को हैरत में डाल दिया। यकीन मानिए
मोतीलाल वोरा के खिलाफ रमन की यह जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रमन की इस जीत के पारितोषिक के तौर पर दिल्ली में बैठे अटल आडवाणी ने अभी चंद महीनों पहले अपनी विधायकी गंवाकर मध्य प्रदेश भाजपा में श्रीहीन हो चुके रमन के सर पर दिल्ली के काबीना मंत्री का ताज धर दिया। इसके बाद 3.5-4 बरस तक रमन की जिंदगी यूं ही आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आराम से चल रही थी कि अचानक एक रात 9-9:30 बजे के करीब रमन के बिस्तर के बगल में रखे हुए मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी घनघनाती है। रमन टेलीफोन उठाते हैं, सामने से आडवाणी की आवाज आती है जो रमन को फौरन दिल्ली भाजपा के मुख्यालय बुलाते हैं। मौके की नजाकत भांप रमन आनन फानन में दिल्ली भाजपा मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू के साथ साथ राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे पहले से मौजूद थे। कमरे में दाखिल होते ही रमन से राजनाथ ने दो टूक लहजे में कहा, आप अपने काबीना मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब जाहिराना तौर से इतनी बड़ी बात अचानक से सुन रमन सिंह के पहले तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। आहिस्ता से खुद को संभालते हुए बोले, जी क्यों देना है इस्तीफा। तो बगल में बैठे हुए भाजपा अध्यक्ष वेंकैया ने रमन को सारी बात समझाई। कहा, नए नए बने छत्तीसगढ़ सूबे के पहले विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं और हम चाहते हैं कि आप काबीना मंत्री के पद से इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ सूबे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रबंधन का जिम्मा संभाल सकें। अब जाहिराना तौर से अगर आपको थोड़ी बहुत भी सियासी समझ है तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि इससे बड़ा डिमोशन किसी नेता का हो नहीं सकता है कि एक तो उसे केंद्र की हुकूमत से उठाकर सीधा सूबे के भीतर भेज दिया जाए और इससे भी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ाइए कि सूबे के भीतर भी सरकार में मंत्री बना के नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि संगठन के भीतर विधानसभा चुनाव के लिए सड़क पे चप्पलें घिसने के लिए भेजा जा रहा है। अगर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, भाजपा के इतने बड़े नेता सामने बैठे थे, तो मजबूरन एक समर्पित कार्यकर्ता की भाषा में रमन सिंह ने भाजपा आलाकमान को जवाब दिया कि जैसा आपका आदेश होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपना इस्तीफा भी दे रहा हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, उस रात 10-10:30 बजे के करीब भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में भाजपा आलाकमान के नेताओं के सामने उनकी इच्छा के आगे रमन सिंह की यह सहमति रमन सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रमन सिंह खुद अपने साक्षात्कारों में आगे दर्जनों दफा कह चुके हैं। चूंकि रमन सिंह की आला कमान के आगे इसी शरणागति ने रमन सिंह की आला कमान की नजरों में वो बेदार छवि बनाई कि जब 2003 के छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और विधानसभा चुनाव के ठीक 2 हफ्ते पहले होने वाले इंडियन एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन के चलते मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह जूदेव का पत्ता कटा, तो नंबर 2 के तौर पर दिल्ली आलाकमान में बैठे अटल आडवाणी और खास तौर से व्यक्तिगत रूप से राजनाथ सिंह की नजर में एको हम द्वितीयो नास्ति विकल्प के तौर पर रमन सिंह का विकल्प सामने आया और एक ही झटके में दिल्ली आलाकमान ने रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ शपथ लेने के लिए रवाना कर दिया। मगर यकीन मानिए, जिस वक्त बरस 2003 में रमन सिंह रायपुर के परेड ग्राउंड मैदान में शपथ ले रहे थे, उस वक्त किसी ने क्या, खुद रमन सिंह ने भी शायद कभी ख्वाबों में भी कल्पना नहीं की होगी कि उनका यह मुख्यमंत्री कार्यकाल 2003, 2008, 2013 जैसे पड़ावों को पार करते हुए 2018 तक इतना लंबा खिंच जाएगा कि रमन सिंह भाजपा के इतिहास के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने के नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इतने लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के बावजूद रमन सिंह को कुर्सी बचाए रखने के लिए कोई खासा जद्दोजहद करने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई, कभी अपनी कुर्सी पर कोई खासा खतरा उन्हें महसूस नहीं हुआ। हाँ, एक दफा 2013 के 5वें-6वें महीने में ऐसे हालात जरूर बने थे जब रमन सिंह को लगा था कि वो एक ही झटके में अपना सब कुछ बस खो देने को हैं। जब 25 मई 2013 के रोज कांग्रेस के एक बड़े अधिवेशन से
लौटते वक्त दंतेवाड़ा की झीरम घाटी में कांग्रेस के समूचे काफिले के नीचे सड़क पर लैंडमाइन के सहारे नक्सलियों ने इतना भीषण बम ब्लास्ट किया था कि करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सूबे के बड़े नेताओं की ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौत हो गई। विद्याचरण शुक्ला जैसे नेता मौके पर ही दम तोड़ गए। एक ही झटके में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप स्वाहा हो गई थी उस ब्लास्ट में। और तब दिल्ली में चल रही देश की कांग्रेस सरकार में बैठे हुए कई बड़े नेताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर ऐसे आरोप लगाए थे कि सूबे के भीतर विपक्ष के बढ़ते पंजों से घबराए रमन सिंह ने समूचे विपक्ष का सफाया करने के लिए नक्सलियों के साथ साठगांठ कर इस बम ब्लास्ट की योजना के सहारे कांग्रेस की लीडरशिप का इस कदर सफाया किया है। और यह बात कांग्रेस के वो नेता महज मजाक में या हल्के फुल्के आरोप प्रत्यारोप के रूप में नहीं कह रहे थे। कांग्रेस रमन सिंह पर कार्रवाई करने के लिए इस कदर संजीदा थी कि दिल्ली की कांग्रेस हुकूमत रमन सिंह के खिलाफ न सिर्फ बड़े पैमाने पर जांच कमेटी बिठाने के लिए बस तैयार थी, बल्कि रमन सिंह की सरकार बर्खास्तगी की तैयारियां भी हो चुकी थी। राष्ट्रपति भवन के पास कागज पत्तर बस पहुंचने को था। रमन सिंह खुद अपना सड़का मड़का समेटकर मुख्यमंत्री आवास से बस निकलने को ही थे कि इतने में 2014 के लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज गई। और फिर इसके बाद तो 2014 के लोकसभा चुनावों के शोर में कांग्रेस की दिल्ली हुकूमत के सर पर खुद खतरे की तलवार इस कदर लटकने लगी कि फिर उन तमाम कोलाहलों के बीच छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार को बर्खास्त किया जाए या ना किया जाए, यह सवाल ही इस कदर ठंडे बस्ते में चला गया कि रमन सिंह की कुर्सी बड़े इत्मीनान से बच गई। मगर परिस्थितियों के चलते बरस 2013 में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने में कामयाब रहने वाले रमन सिंह साहब 2018 वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में लंबे वक्त से एक ही सरकार चलने के चलते सूबे में लगातार बढ़ रही एंटी इनकम्बेंसी और महज अपनी ही पसंद के नेताओं और अधिकारियों की अपनी ही कोटरी में घिरे रहने के चलते जनाकांक्षाओं को भांप ही न सकने के कारण अपनी कुर्सी आखिरकार गंवा ही बैठे। और फिर उस एक पराजय के बाद रमन सिंह के सियासी सफरनामे ने जो सुस्ती की चाल पकड़ी तो फिर वो सफरनामा कभी दोबारा परवाज भर ही नहीं सका। हाँ, एक दफा 2023 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने दोबारा छत्तीसगढ़ में वापसी की थी तब ये नारा गूंजा जरूर था कि शायद रमन सिंह को दोबारा मौका दिया जा सकता है, मगर तब तक दिल्ली आलाकमान में बैठे मोदी शाह भाजपा में दूसरी पहत के नेताओं को आगे करने के मूड में आ चुके थे। ऐसे में रमन सिंह का नाम वहां पर कहीं ऑप्शन में था ही नहीं। हाँ, मगर इतना जरूर है कि बीते 50 बरस के रमन सिंह के समर्पण और सीधे साधे सरल सियासी सफरनामे के पारितोषिक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने वर्तमान में रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर जरूर बनाया हुआ है। अब इसके बाद रमन सिंह की सियासी कहानी किस ओर जाती है, क्या पलटा खाती है, इस पर शक सुबह संदेह तो शायद किसी को है नहीं। सभी जानते हैं कि अब इसके बाद या तो रमन सिंह को किसी सूबे का राज्यपाल बना दिया जाएगा या फिर इसी तरह रमन सिंह का सियासी वानप्रस्थ आगे चलता रहेगा विधानसभा स्पीकर के तौर पर। तो बस फिलहाल छत्तीसगढ़ के हमारे चाउर बाबा की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।